कैसे हैं आप सब। मैं विभव शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड में। और हम लोग मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंटिन्यू कर रहे थे। मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। 3 लेक्चर में जो पिछला लेक्चर था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था और उसमें हम लोगों ने सीखा था कि मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सिग्नल आता है, कभी सिंगलेट आता है कभी डबलेट आता है, तो कब सिंगलेट आता है कब डबलेट आता है इसके बारे में हमने जानकारी ले ली थी। और देखा क्या था कि अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अगर हमारा 0 है तो मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिंगलेट आता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉन जीरो है वहाँ पे हमारा डबलेट आता है। फिर हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट किस केस में 0 आता है, यानी किस केस में 0 आता है किस केस में नॉन जीरो आता है, ये हमें पता कैसे चलेगा। उसके लिए हमने बात की कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिया है तो उस कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप की सिमेट्री होती हैं। पहला लिगैंड सिमेट्री, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री। अब इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री 2 टाइप की, एक्सियल स्फेरिकल। फिर लिगैंड सिमेट्री भी 2 टाइप की, एक्सियल स्फेरिकल। हमें करना क्या था, हम कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे और बोलेंगे तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री क्या है, तो कॉम्प्लेक्स बोलेगा हम या तो एक्सियल हो सकते हैं या तो स्फेरिकल हो सकते हैं, आप चेक करके देख लो। तो भाई कॉम्प्लेक्स के पास गए, बोले मेटल क्या है, बोले मेटल भाई मान लो Fe है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये चार्ज कितना है, तो बोले +2 है। लिगैंड कैसा है, वीक है स्ट्रांग है, वहाँ से पता लगाएंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इतना पता लगाने के बाद हम लोग उसका T2G EG बना लेंगे, यानी स्प्लिटिंग देख लेंगे। T2G EG में हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और ये देखेंगे कि अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो हमारा स्फेरिकल टाइप का होता है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो हमारा एक्सियल टाइप का होता है। तो इस तरह से हम पता लगाते थे इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री। और दूसरा क्या देखा था कि अगर लिगैंड सिमेट्री जो है वो तो सीधी सीधी होती थी, उसको आसानी से हम देख के बता सकते थे कि अगर आप परफेक्ट ज्योमेट्री में हैं इसका मतलब आप स्फेरिकल हैं, अगर आपके अंदर किसी भी टाइप का डिस्टॉर्शन है इसका मतलब आपके अंदर एक्सियल सिमेट्री होती है। फिर पता लगा था इफ बोथ सिमेट्री और स्फेरिकल देन इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट विल बी 0 एंड मॉसबर स्पेक्ट्रम में हमको सिंगलेट मिलता था। फिर पढ़ा था दूसरा पॉइंट कि अगर दोनों सिमेट्री एक्सियल हो या दोनों में से कोई एक सिमेट्री एक्सियल हो जाए तो हमारा डबलेट आता है। इतना हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। उसके फर्स्ट वीडियो में हमने आइसोमर शिफ्ट देखा था, आइसोमर शिफ्ट का कोई रिवीजन मैंने करा दिया था। इसके बाद आज हमें देखना है कि डबलेट आता है, लेकिन अगर आपको 3-4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, सबका डबलेट 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 आ रहा है, तो हम पता कैसे लगाएंगे किसका डबलेट छोटा किसका डबलेट बड़ा। यानी अब हमें देखना है क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। तो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग कांस्टेंट क्या होता था, 2 सिग्नल के बीच की दूरी को हम लोग डेल्टा Q या डेल्टा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग कांस्टेंट। आओ लिखते हैं क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग कांस्टेंट। देखो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग कांस्टेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते थे हम लोग डेल्टा Q और डेल्टा EQ से। और बोलते क्या थे कि कोई भी मॉसबर में अगर हमारा डबलेट सिग्नल है तो इसको हम बोलते थे डेल्टा Q है, यानी 2 सिग्नल के बीच की दूरी को हम लोग क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा Q या डेल्टा EQ से, डेल्टा Q या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा EQ से। और इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी आती है mm/सेकेंड। ठीक, अब हमें पता लगाना है कि किस केस में डबलेट छोटा होता है किसके केस में डबलेट बड़ा होता है। ठीक, आओ देखते हैं। अच्छा, इसके प्रीवियस अभी तक जितना पढ़ चुके हो उसके अकॉर्डिंग एक बात तो साफ साफ पता चली। वो बात क्या थी कि भैया डबलेट तो आता है, डबलेट किसकी वजह से आता है, एक्सियल की वजह से या स्फेरिकल की वजह से। हमने पढ़ा था अगर दोनों सिमेट्री एक्सियल हो जाए या फिर दोनों में से एक सिमेट्री एक्सियल हो जाए तो वहाँ पे हमारा डबलेट आता है।
वहाँ पे हमारा डबलेट आता है। तो सबसे पहली बात पता चली क्या, अगर आपको 3-4 कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो भी दिया हुआ है और सारे के सारे डबलेट आ रहे हैं, उसमें अगर पूछा जाए सबसे बड़ा डबलेट किसका आएगा, तो सीधी सीधी बात निकल के आती है कि जिनमें से इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री और लिगैंड सिमेट्री दोनों एक्सियल होंगी, वहाँ पे हमारा बड़ा डबलेट निकल के आएगा। यानी मैक्सिमम डेल्टा क्यू की वैल्यू वहाँ पे होगी जिस केस में दोनों को मतलब लिगैंड सिमेट्री एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री, दोनों सिमेट्री हमारी अगर एक्सियल आ जाती हैं तो वहाँ पे हमारा मैक्सिमम डेल्टा क्यू मिलता है। आओ लिख लेते हैं इस बात को। तो हमें क्या लिखना है कि इफ बोथ सिमेट्री और एक्सियल देन मैक्सिमम डेल्टा क्यू। भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री और लिगैंड सिमेट्री दोनों एक्सियल आ जाती हैं तो उस केस में सबसे बड़ा डबलेट मिलता है। बिल्कुल कॉमन सी बात है कि एक्सियल की वजह से ही तो डबलेट आता था, और अच्छी बात हो गई अगर इलेक्ट्रॉनिक और लिगैंड सिमेट्री दोनों हमारी एक्सियल आ जाएं तो इसका मतलब वहाँ पे बड़ा सा डबलेट आएगा। ठीक, अब सेकेंड नंबर पे क्या आता है, सेकेंड नंबर पे चांस कौन कौन से बनते हैं। पहले आप ये सोचो चांस कौन कौन से बनते हैं। अब 2 चांस आ गए, कौन कौन से, कि सर अगर इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री एक्सियल हो जाए और लिगैंड सिमेट्री स्फेरिकल हो जाए तो क्या होगा, और उसका जस्ट उल्टा, सर अगर इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री स्फेरिकल हो जाए और लिगैंड सिमेट्री एक्सियल हो जाए तब कौन सा चांस बनेगा। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। हमारे पास क्या है, लिगैंड सिमेट्री है, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री है। ये इलेक्ट्रॉन ना समझना, शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक लिख रहा हूँ मैं। 2 चांस हैं। पहली बात कि एक्सियल आने से तो डबलेट आता है, तो अगर दोनों एक्सियल आ गए तो बड़ा डबलेट। अब दूसरे में 2 पार्ट बन गए, कौन कौन से, एक बन गया अगर इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री एक्सियल हो और ये हमारी स्फेरिकल हो तो डबलेट तो इसमें भी आएगा। और दूसरा पॉसिबिलिटी और है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री एक्सियल ना होके स्फेरिकल हो जाए और ये स्फेरिकल ना होके एक्सियल हो जाए तब भी डबलेट आएगा। मतलब डबलेट इस वाले केस में भी आएगा और डबलेट इस वाले केस में भी आएगा। तो हमें सीखना है सर जो दूसरे नंबर वाला डबलेट आता है, दूसरे नंबर इन द सेंस मैक्सिमम क्यू पहले नंबर पे, अब जब दूसरे नंबर पे यानी डेल्टा क्यू के रिस्पेक्ट में जो दूसरा डबलेट आएगा वो किस नंबर वाला होगा, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या, सुनना, अगर इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री एक्सियल हो जाए और लिगैंड सिमेट्री स्फेरिकल हो जाए तो वो सेकेंड नंबर यानी मिडिल वैल्यू वाला डेल्टा क्यू देता है। फिर से सुनना, मैं लिख के बता देता हूँ कि इफ इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री एक्सियल एंड लिगैंड सिमेट्री स्फेरिकल, लिगैंड सिमेट्री स्फेरिकल, तो इसका मतलब वो मिडिल वैल्यू देगा। क्या देगा, मिडिल वैल्यू देगा। मिडिल वैल्यू इन द सेंस बीच वाला पार्ट देगा। उसका डेल्टा क्यू सेकेंड नंबर पे होगा। अब थर्ड नंबर, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, अब ये हम तीसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं। और तीसरे पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है, इफ इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री इज स्फेरिकल, अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री स्फेरिकल हो जाए एंड लिगैंड सिमेट्री इज एक्सियल, लिगैंड सिमेट्री इज एक्सियल, इसका मतलब वो मिनिमम डेल्टा क्यू देगा। इसका मतलब वो मिनिमम डेल्टा क्यू देगा। यानी आपके पास 3 केस बने हुए हैं। वो 3 केस कौन कौन से हैं, पहला मैक्सिमम डेल्टा क्यू, दूसरा मिनिमम डेल्टा क्यू, तीसरा मिडिल वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन पूछेगा, 2 से 3 कॉम्प्लेक्स दे देगा और बोलेगा मैक्सिमम डेल्टा क्यू कैसा है, किसका है,
मिनिमम डेल्टा क्यू किसका है, मिडिल वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू किसका है, या फिर आपको वो ऑर्डर अरेंज करवा लेगा। तो उस केस में आपको याद रखना है कि भाई एक्सियल की वजह से ही तो डबलेट आया है, और जिस भी कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक और लिगेंड सिमेट्री दोनों एक्सियल हो जाती हैं, उस केस में मैक्सिमम डेल्टा क्यू मिलता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है जिस केस में इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री एक्सियल हो जाए और लिगेंड सिमेट्री स्फेरिकल हो जाए, उसमें मिडिल वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू मिलता है। फिर आता है जिस केस में इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री स्फेरिकल हो जाए और लिगेंड सिमेट्री एक्सियल हो जाए, उस केस में मिनिमम डेल्टा क्यू मिलता है। और अगर दोनों के दोनों स्फेरिकल हो जाएं तो वहां पे सिंगलेट मिलता है। ठीक, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, ये पता लगाने का कि किस कॉम्प्लेक्स का डबलेट बड़ा होता है, किस कॉम्प्लेक्स का डबलेट छोटा होता है। ठीक है, तो आओ आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या करना है। इतने में कोई डाउट हो तो आप कॉल करके मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिटिंग, मैग्नेटिक स्प्लिटिंग इन ऑफ मोसबर्ग सिग्नल। मैग्नेटिक स्प्लिटिंग ऑफ मोसबर्ग सिग्नल, यानी कि मोसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैग्नेटिक स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो एक बात यहाँ पे ये सीखनी है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद से हम इफेक्ट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग, आइसोमर शिफ्ट पे पाई बैक बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें वो देखना है, और इसके बाद से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मोसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग देखने के लिए हमें ये चीज़ें देखना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट हमारा 0 होता है तब कितनी लाइंस आती हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉन जीरो होता है तब कितनी लाइंस आती हैं, और पूरे सिस्टम को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तब कितनी नंबर ऑफ लाइंस आती हैं। मेरी बात समझना, स्प्लिटिंग पढ़ने के लिए हमारे पास 3 टाइप हैं, यानी 3 जगह रख रख के हम स्प्लिटिंग देखते हैं। पहला उस केस के लिए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 होता है, तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए आपको और बोला जाए कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इसमें 0 था, आप बताइए मोसबर्ग में कितनी नंबर ऑफ लाइंस आएंगी, तो आप कहोगे सर मोसबर्ग में हमने पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 होता है तो वहाँ पे सिंगलेट मिलता है। इसका मतलब कोई भी कंपाउंड हो उसके लिए अगर ये बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 है, इसका मतलब वहाँ पे 1 लाइन आएगी। पहला काम ये करना है। दूसरा करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉन जीरो हो तब कितनी नंबर ऑफ लाइंस आएंगी, तो उसको भी हम देख रहे हैं, उसका सिलेक्शन रूल है। और तीसरा काम हमें करना है, पूरे सिस्टम को उठा के अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस आएंगी। 3 जगह हम लोगों को स्प्लिटिंग करना है, और इससे भी पिछले बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, और देखते हैं क्या क्या हमें करना है इसमें। सबसे पहली स्प्लिटिंग पढ़ना है हमें जब when इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इक्वल टू 0, तब क्या होगा। तो इस केस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। क्या 1 लाइन आती है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ 1 लाइन आती है। फिर दूसरा केस पढ़ना है हमें, क्या when इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट हमारा 0 नहीं है तब कितनी नंबर ऑफ लाइंस आती हैं। और तीसरा केस हमें पढ़ना है, पूरे सिस्टम को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो हम क्या लिखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कितनी नंबर ऑफ लाइंस हमारी आएंगी। तो ये 3 केस हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 होने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉन जीरो होने पर, और मैग्नेटिक फील्ड में जाने पर। तो यानी अगर हम अब पहला केस लेके चलते हैं, अपना पहला केस हम लेके चलेंगे Fe वाले के केस में। हम Fe के केस में स्प्लिटिंग देखने जा रहे हैं, और Fe के केस में स्प्लिटिंग देखेंगे, या Fe के अलावा कोई दूसरा भी केस आ जाए, अगर आपको I वैल्यू फॉर ग्राउंड स्टेट पता हो और I वैल्यू फॉर एक्साइटेड स्टेट पता हो, तो आप उसकी नंबर ऑफ लाइंस तीनों केस में निकाल सकते हैं। ठीक, अब I वैल्यू फॉर ग्राउंड स्टेट और I वैल्यू फॉर एक्साइटेड स्टेट आपको Fe के लिए याद करना पड़ेगा और Sn के लिए याद करना पड़ेगा। बाकी अगर कोई आता है क्वेश्चन तो वो I वैल्यू लिख के देगा। और दूसरी बात, जो पिछला क्वेश्चन आया था उसमें उसने
Fe के लिए भी I की वैल्यू लिखा था, जो हमें पता है Fe के लिए I वैल्यू फॉर ग्राउंड स्टेट 1/2 और I वैल्यू फॉर एक्साइटेड स्टेट 3/2 होता है। तो देखो हम लोग Fe का केस पढ़ने जा रहे हैं, 57 Fe का केस। 57 Fe की हम लोग स्प्लिटिंग पढ़ने जा रहे हैं और I वैल्यू फॉर ग्राउंड स्टेट हमको पता है 1/2 होती है, I वैल्यू फॉर एक्साइटेड स्टेट हमको पता है 3/2 होती है। स्प्लिटिंग हमें कितने पार्ट में पढ़ना है? 3 पार्ट में पढ़ना है। सबसे पहला पार्ट आता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अगर 0 है तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस आएंगी मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब I वैल्यू 1/2 फॉर ग्राउंड स्टेट एंड I वैल्यू 3/2 फॉर एक्साइटेड स्टेट। तो आओ लिख लेते हैं। फर्स्ट केस पढ़ने जा रहे हैं, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अगर 0 होता है तो यहाँ पे सिंगलेट आता है, ये सबको पता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अगर नॉन जीरो है तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस हमारे में आएंगी। तो देखो जब I वैल्यू 3/2 है तो हमने कहा 1 2 3 4, तो ये हुआ हमारा ±3/2 ±1/2। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, सर ये 3/2 होने पर आपने 4 लाइन क्यों लिख दिया? क्योंकि जब आप 2ni+1 लगाते हैं, 2ni+1 लगाते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 2 × 1 × 3/2 + 1 करेंगे तो हमारी 4 लाइन्स आती हैं, इसलिए ये 4 लाइन्स हो गई। ठीक, अभी ये नॉन डिजेनरेट है, अभी आगे ये डिजेनरेट हो सकती हैं। ठीक, अभी स्प्लिटिंग हो जाएगी, इनकी डिजेनरेसी ब्रेक हो जाएगी। देखो जब ग्राउंड स्टेट की बात किया गया तो ये हमारी ±1/2 थे। ये किसके लिए है? ग्राउंड स्टेट के लिए है। ये किसके लिए है? एक्साइटेड स्टेट के लिए है। जब बोला गया कि ये ग्राउंड स्टेट था, ये एक्साइटेड स्टेट था, इतना करने के बाद क्या देखा गया कि जब इनमें इनकी डिजेनरेसी ब्रेक हुआ तो ये 2 पार्ट में टूटे, एक ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट और तीसरा हमारा ये पार्ट। ठीक, अब जब इनको 3 पार्ट में देखा गया तो यहाँ पे लिखा गया कि ये ±3/2 वाला है, ये ±1/2 वाला है और ये ±1/2 वाला है। भाई इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ तो ऊपर नीचे कुछ हुआ ही नहीं, यही तो अब इनकी डिजेनरेसी ब्रेक हो गई, ±3/2 वाले अलग हो गए, ±1/2 वाले अलग हो गए। अब जो हमें मॉसबर में सिलेक्शन रूल पढ़ना है, वो सिलेक्शन रूल कहता है ΔMi की वैल्यू 0 ±1 होना चाहिए। यानी कैसे पता लगाएंगे कितने ट्रांजिशन अलाउड हैं, उसके लिए हमारे पास है सिलेक्शन रूल। उसके लिए हमारे पास है सिलेक्शन रूल, और जो कहता है ΔMi = 0 ±1 होना चाहिए। तो देखो 0 कैसे आएगा? +½ से ट्रांजिशन +½ वाले में हो जाए तो 0 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग लिखते क्या हैं, जैसे मान लो +½ से +½ में जा रहा है, कैसे देखेंगे 0 आया? तो हम लोग लिखेंगे ΔMi = +½ से +½ में जा रहा, तो ल्यूमो का लिखेंगे ½ - ½ = 0, ऐसे देखेंगे। अब 3/2 1/2 से 3/2 में जा रहा है तो वहाँ पे -½ आ सकता है, -1/2 से +1/2 में जा रहा है तो दूसरा कुछ आएगा। यानी हम फर्स्ट वाला माइनस देन सेकेंड वाला लिखते हैं, यानी ल्यूमो माइनस होमो वाला लिखते हैं। तो यहाँ से देख के पता चला कि एक ट्रांजिशन तो ये अलाउड है और दूसरा ट्रांजिशन ये अलाउड है। अब आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तो ट्रांजिशन हो नहीं सकता, सेम एनर्जी लेवल के वहाँ कहाँ ट्रांजिशन करवा दोगे? तो इस लेवल से 2 ट्रांजिशन हो सकते हैं। यानी पता क्या चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जब नॉन जीरो था तो हमारे पास 2 लाइन आई, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 था तो हमारे पास 1 लाइन आई सिंगलेट। अब क्या पढ़ना है? थर्ड केस पढ़ना है, और थर्ड केस में हमें ये देखना है कि सर इस पूरे सिस्टम को उठा के अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला केस इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 होने पर 1 लाइन, दूसरा केस इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉन जीरो होने पर 2 लाइन, तीसरा केस अब पूरे सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा। तो आओ देखते हैं। थर्ड पॉइंट पढ़ना है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कह क्या रहे हैं कि
कि इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द डिजेनरेसी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी लेवल गेट ब्रेक रिजल्टिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोसबर लाइंस। यानी जो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल थे उनकी भी डिजेनरेसी ब्रेक हो गई और उससे हमें क्या मिला, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस मिल गई। हमें कुछ भी नहीं समझ में आया, आप क्या बता के चले गए। हम आपको ये बताए हैं कि जो अभी तक आपने ऐसे ऐसे पढ़ा कि ये जाके 2 पार्ट में टूट गया और ये 2 पार्ट में और ये यहाँ पे ऐसे रहा, लेकिन जब इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये जो आपस में डिजेनरेट थे इनकी भी डिजेनरेसी ब्रेक हो गई, इनकी भी डिजेनरेसी ब्रेक हो गई। तो सर बना कैसे होगा, बना ये ऐसे होगा 1 2 3 4 और ये 1 2। अब ये ऐसे टूटा, ये ऐसे टूटा, ये टूटा, ये टूटा और इसको हम लोग थोड़ा नीचे से बना लेते हैं ताकि हमें अच्छा सा समझ में आ जाए। और ये टूटा, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक, ये पार्ट में ये टूट गया। ये यहाँ पे था ±1/2 3/2 ±1/2 और यहाँ भी था ये ±1/2। यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर क्या हुआ, जो आपस में 2 स्टेट जो ये डिजेनरेट थी इनकी भी डिजेनरेसी आपस में हमारी ब्रेक हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी की डिजेनरेसी भी हमारी ब्रेक हो गई। अब क्या क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ -1/2 प्लस का 1/2 -1/2 प्लस का 1/2, दूसरा प्लस का 3/2 प्लस का 1/2 -1/2 और -3/2, ये पता चला। अब ट्रांजिशन कितने हो सकते हैं, देखो हमें सिलेक्शन रूल जो पता है, हमें जो सिलेक्शन रूल पता है वो सिलेक्शन रूल कहता है कि डेल्टा mi की वैल्यू जो है वो 0 ±1 होनी चाहिए। ये है हमारी mi की वैल्यू। अब एक एक पकड़ो भाई, एक बात तो हमें समझ में आती है, सर 0 कब आता है, खुद में ट्रांजिशन होता है तो 0 आता है। भैया ये खुद का खुद में ट्रांजिशन, ये कौन सा ट्रांजिशन होता है, मैं ये कह रहा हूँ +(-1/2) का ट्रांजिशन अगर -1/2 में कराओगे तो 0 आएगा। भैया -1/2 का ट्रांजिशन -1/2 में, मतलब खुद का ट्रांजिशन खुद में कराओगे तो पक्की बात है 0 आएगी। कैसे आएगी 0, देखो -1/2 का -1/2 में, तो इसको पहले लिखेंगे क्या, -1/2 माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस का 1/2। अब ये -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1/2 बराबर 0 आ गया, जो हमारा सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है। तो देखो ये एक ट्रिक होती है, मतलब डायरेक्ट याद करने की दिमाग नहीं लगाना पड़े, शुद्ध हिंदी में याद कर लिया, खुद का खुद में ट्रांजिशन अलाउड होता है मोसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो देखो खुद का खुद में क्या मतलब हुआ, कह रहे हैं -1/2 का ट्रांजिशन -1/2 में तो होगा, फिर +1/2 का ट्रांजिशन +1/2 में होगा, 2 ट्रांजिशन तो ये मिल गए। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन हमें देखना है, आप सोच के बताओ -1/2 का ट्रांजिशन +3/2 में हो सकता है क्या, और चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, 3/2, पहले ये वाला लिखेंगे 3/2, फिर माइनस लगाएंगे और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस का 1/2 में, यानी 3/2 प्लस का 1/2 ये बराबर आ गया 4/2 बराबर आ गया 2। जबकि आना कितना चाहिए, या तो 0 या तो +1 या तो -1। तो इसका मतलब -1/2 का ट्रांजिशन 3/2 में नहीं हो सकता। अब -1/2 का ट्रांजिशन क्या +1/2 में हो सकता है, तो देखो 1/2 माइनस का 1/2, तो ये हमारा आ गया 1। इसका मतलब ये ट्रांजिशन हमारा पॉसिबल है, तो हमने इस ट्रांजिशन को बना दिया। अब -1/2 का -1/2 में तो हो गई होगा, अब -1/2 का क्या -3/2 में ट्रांजिशन हो सकता है, तो माइनस का 1/2 का ट्रांजिशन -3/2 में, तो हमने लिखा -3/2 माइनस 1/2, यानी कि माइनस का आ गया 3/2 और प्लस का 1/2, यानी ये बचा कितना, माइनस का 2/2, यानी कि माइनस का 1। इसका मतलब ये ट्रांजिशन भी हमारा अलाउड है, तो ये ट्रांजिशन हमारा हो सकता है। अब इसके पास आए, +1/2 का ट्रांजिशन क्या 3/2 में हो सकता है, तो आओ देखिए कैसे हो सकता है। 3/2 माइनस का 1/2, यानी कि ये बचा 2/2 यानी कि 1। इसका मतलब ये ट्रांजिशन भी हमारा
हो सकता है। अब बात आई कि सर +1/2 का ट्रांजिशन +1/2 में हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, मैंने करके भी दिखा दिया। फिर बात आई +1/2 का ट्रांजिशन -1/2 के साथ हो सकता है, +1/2 का ट्रांजिशन -1/2 के साथ, तो -1/2 माइनस और 1/2 यानी ये कितना हुआ -1, तो बिल्कुल हो सकता है, तो हमने इस ट्रांजिशन को भी अलाउड करवा दिया। अब लास्ट ट्रांजिशन बचता है सर +1/2 का ट्रांजिशन क्या 3/2 के साथ हो सकता है, और चेक कर लेते हैं। तो -3/2 -1/2, इसका मतलब ये तो -2 आ गया, तो ये हमारा अलाउड नहीं है। ये कैलकुलेशन थोड़ा मिक्स हो गए हैं, आप देख लेना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास सारे ट्रांजिशन हमने चेक कर लिए कौन कौन से पॉसिबल थे और कौन कौन से पॉसिबल नहीं हैं। इसका मतलब हमें लाइनें कितनी मिली, 1 2 3 4 5 6 लाइनें हमें मिली जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। और लिख लेते हैं, यानी चाहे तो वो 57 Fe का केस हो, चाहे 119 Sn का केस हो, जिनके लिए I ग्राउंड स्टेट हमारा 1/2 होता है, I एक्साइटेड स्टेट हमारा 3/2 होता है। इस केस में हमारे पास 3 कैटेगरी हैं। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जब 0 होता है तो 1 लाइन मिलती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट हमारा नॉन जीरो होता है तो 2 लाइन मिलती हैं। तीसरा, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमारे पास 6 लाइंस मिलती हैं। ठीक, ये हमने एक को करके देख लिया। अब मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं जिसमें I वैल्यू, जैसे इसमें 1/2 3/2 के लिए लिखा है। अब अगर I वैल्यू 3/2 5/2 हो जाए, फिर अगर I वैल्यू 1/2 7/2 हो जाए, या I वैल्यू 1/2 5/2 हो जाए, तो कितनी कितनी लाइंस आएंगी। अब आप खुद ही देख रहे हो, क्या पेपर में अगर ये आ गया तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करके आप 6 लाइन निकालोगे? तरीका तो समझ में आ गया आपको, लेकिन अगर कोई टेबल फॉर्म में हो, आप उसको याद कर सको, तो जो एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर दोगे। तो आओ उस टेबल को बना लेते हैं, किस केस में कितनी कितनी लाइंस आती हैं, और उसको आसानी से याद कर लेंगे। देखो क्या है वो टेबल हमारी। पहला है I वैल्यू ग्राउंड स्टेट 1/2 हो, I वैल्यू एक्साइटेड स्टेट 3/2 हो। ये पेपर में आपको लिख के देगा, क्वेश्चन जो बनाएगा उसमें लिख के देगा कि I वैल्यू कितनी कितनी है। फिर I वैल्यू ग्राउंड स्टेट 3/2 हो और I वैल्यू एक्साइटेड स्टेट 5/2 हो। फिर आता है 1/2 5/2 वाला, I वैल्यू ग्राउंड स्टेट 1/2 हो और I वैल्यू एक्साइटेड स्टेट 5/2 हो। फिर लास्ट हमारा आता है कि I वैल्यू ग्राउंड स्टेट हमारा 3/2 है और I वैल्यू फॉर एक्साइटेड स्टेट हमारा 7/2 है। इतनी पॉसिबिलिटी है। अभी तक एग्जामिनर 1/2 3/2 के आगे नहीं गया है, लेकिन आप ये 3 स्टेप आप और आगे वाले कर सकते हैं। अब 3 स्टेप में लाइनें क्या क्या देखना है वो देख लो। यानी सबसे पहला कॉलम बनेगा हमारा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट हमारा 0 हो तो किस में कितनी कितनी लाइन आएंगी। ये बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 है तो 1 लाइन 1 लाइन 1 लाइन और 1 लाइन आते हैं। पहला कॉलम हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा कॉलम हमारा आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अगर नॉन जीरो है तो कितनी लाइन आती हैं। तो इस केस में हमने निकाल लिया 2 लाइन्स, यहाँ पे 5 लाइन आएंगी, यहाँ पे 2 लाइन आएंगी, यहाँ पे 5 लाइन आएंगी। अब कोई स्टूडेंट अगर करके देखना चाहे 5 लाइन 2 लाइन कैसे आती हैं, तो जो प्रोसेस यहाँ किए हो सेम टू सेम प्रोसेस इसके लिए कर देना, केवल I वैल्यू डिफरेंट हैं। तो पूरा प्रोसेस वही फॉलो करना, I वैल्यू चेंज करते चले जाना। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में क्या लिखना है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंस है, हमने इसके लिए देखा 6 लाइन आती हैं, इसके लिए 12 लाइन्स आती हैं, इसके लिए 6 लाइन आती हैं, इसके लिए 12 लाइन आती हैं। ये थी हमारी टेबल।
यानी हम क्या देख रहे हैं कि हमको क्वेश्चन पेपर में वो लिख के देगा कि भैया एक ऐसा कंपाउंड है जिसके लिए आई वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए 3/2 है और एक्साइटेड स्टेट के लिए आई वैल्यू 5/2 है। उस केस में आप ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होने 0 होने पर कितनी नंबर ऑफ लाइंस आती हैं? तो मैंने कहा एक नंबर ऑफ लाइंस आती हैं। फिर उसने कहा भैया इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कितनी नंबर ऑफ लाइन आएंगी? तो मैंने कहा 12 लाइन आएंगी। फिर बोले अगर सर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉन जीरो हो तो कितनी लाइन्स आएंगी? तो हमने कहा 5 लाइन आएंगी। याद करने की ट्रिक देखो कितनी आसान है। 1 1 1 1 1 2 5 2 5 6 12 6 12। कहने किसके लिए? पहला कॉलम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अगर 0 है 1 1 1 1 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अगर नॉन जीरो है 2 5 2 5। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट हट के अब आ गया मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने कहा 6 12 6 12। ऊपर देखना, ऊपर क्या लिखा है? 1/2 3/2 3/2 5/2 1/2 5/2 3/2 7/2। याद हो गया? 1/2 3/2 3/2 5/2 1/2 5/2 3/2 7/2। 1 1 1 1 2 5 2 5 6 12 6 12। पहला कॉलम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 होने पर, दूसरा कॉलम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉन जीरो होने पर, तीसरा कॉलम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस होने पर। ये होता है स्प्लिटिंग ऑफ मॉसबेर लाइंस। वो भी 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा। हमने 4 सिस्टम बना लिए हैं। एग्जामिनर अभी इस सिस्टम में से क्वेश्चन पूछा था, एक 6 लाइंस वाला, एक 2 लाइंस वाला। अगर आगे भी आता है आप याद करना, इसको पेपर में करने की जरूरत नहीं है। आप टेबल को याद करना, ये वैल्यू याद कर लेना कि इतना इतना काम हमारा होता है। अगर आप स्प्लिटिंग करके देखना चाहते हैं तो इतना बड़ा काम अगर पेपर में करोगे तो यकीन मानिए 15 से 20 मिनट आपका टाइम जाएगा, वो भी 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना आइसोमर शिफ्ट पाई बैक बॉन्डिंग का क्या रोल होता है आइसोमर शिफ्ट में वो देख लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे। उस नेक्स्ट वीडियो से हमारा मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको यूजफुल लगता है तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक का ऑप्शन है, आप डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।